बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन 11 में हमें कहा जा रहा है शो दैट 9 पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 64। ये हमें शो करना है। स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आखिरी जो तीनों क्वेश्चंस हैं, ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 11, 12 एंड 13। 11, 12 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 जरा शॉर्ट हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। 13 छोटा सा सवाल है, इसलिए आपने ज्यादातर 11 और 12 को ज्यादा अच्छी तरह से करना है, इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, ये तीनों क्वेश्चन जो हैं, इनको भी, बल्कि ये पूरी एक्सरसाइज, इसको आप रिकॉल करें। ये एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम के बेस पर हम कर रहे हैं, यानी बाइनोमियल थ्योरम की कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, किस तरह के क्वेश्चन मजीद हम देखें तो बाइनोमियल थ्योरम से हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी मैं बाइनोमियल थ्योरम के तरीके से ही कराऊंगा, लेकिन ये सवाल हम चाहें तो मैथमेटिकल इंडक्शन जो 7.1 एक्सरसाइज में है, उसके मेथड पर या उसके प्रोसीजर पर भी हो सकती है। मैंने चूंकि अभी आपको बच्चों एक्सरसाइज 7.1 नहीं कराई, दैट्स वाई अभी मैं फिलहाल इसको बाइनोमियल थ्योरम से ही कराऊंगा। लेकिन इंशाल्लाह जब मैं आपको मैथमेटिकल इंडक्शन यानी 7.1 एक्सरसाइज जब कराऊंगा, मैथमेटिकल इंडक्शन वाली, तो इंशाल्लाह मुझे याद रहा तो मैं ये तीन जो आखिरी तीन क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, यानी 11, 12 एंड 13, हम इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से भी करेंगे। यानी ये सवाल बाइनोमियल थ्योरम से भी हो सकते हैं एंड प्रोसीजर ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन उसके मेथड पर भी हो सकते हैं। फिलहाल मैं इसको बाइनोमियल थ्योरम के मेथड पर ही कराऊंगा। आपने देखा कि मोस्टली इस एक्सरसाइज के मोस्टली क्वेश्चन हम बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से कर रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या है? a प्लस बी होल पावर n, n से 0, a पावर हम हमेशा इनका डिफरेंस लेते हैं और b की पावर नीचे वाला नंबर, n से 1, a की पावर इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं और b की पावर नीचे वाला नंबर। आगे जगह कम थी, मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैंने वो टर्म लिखी नहीं है। NC2, a पावर n माइनस 2, b पावर 2 अप टू सो ऑन, NCN, a पावर n माइनस n, b पावर n। स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल इंडक्शन की जब मैंने उसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस की थी, तो उसमें मैंने ये बात बोली थी, मैं अब फिर बोल रहा हूं कि हर टर्म की जो टोटल डिग्री है वो n होगी। हर टर्म की डिग्री जो है वो क्या है? टोटल n होगी। यानी जो पावर होगी, मिसाल के तौर पर अभी थोड़ी देर बाद मैंने इस पे मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना है, तो ये टोटल पावर इसमें n प्लस 1 है, तो हर टर्म की जो टोटल पावर होगी वो n प्लस 1 होगी। आप चेक कर लें, टोटल पावर जो है वो n प्लस 1 बनेगी। ये काट कर देखें ना, तो n प्लस 1 बन रही है। हर टर्म की टोटल डिग्री n प्लस 1 है एंड पहला कोफिशिएंट और आखिरी कोफिशिएंट सेम होता है, सेकंड कोफिशिएंट और सेकंड लास्ट कोफिशिएंट सेम होता है। यानी कोफिशिएंट्स फ्रॉम स्टार्ट एंड बिगिनिंग at equidistant are same. Coefficient from start and beginning at equidistant are same. Coefficient वो सेम होते हैं। ये बातें मैंने पहले भी बताई हुई हैं, इधर थोड़ा सा मैंने रिकॉल करवा दी है ताकि आपको थोड़ा सा ये बातें ज़हन में रहे। बच्चों, हमने इस पूरी चीज को शो करने के, ये डिविजिबल बाई 64 है, तो इसमें हमने चूंकि बाइनोमियल थ्योरम लगाना है, तो बाइनोमियल थ्योरम तो पावर पर लगता है, इसमें पावर है, तो हम इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे सिर्फ इस टर्म पर। कहने का मकसद बच्चों ये है कि जहां पे पावर है उसी टर्म पर या उसी फैक्टर पर हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि ये बाइनोमियल थ्योरम पावर जो होती है उस टर्म पे लगता है जिस पे कोई पावर हो। तो ये पावर n प्लस 1 पर है, लिहाजा इस पर या इस पर नहीं हमने बाइनोमियल थ्योरम लगाना है, इधर तो पावर ही नहीं है, हमने इस टर्म पर बाइनोमियल थ्योरम लगाना है। अब बच्चों, हमने 9 को ब्रेक करना है दो वैल्यूज में, a और b की फॉर्म में। अब सवाल ये पैदा होता है कि 9 को हम फिर किन दो वैल्यूज में ब्रेक करें। तो हमने बच्चों 9 को ऐसी वैल्यू में ब्रेक करना है कि उनमें कम से कम एक वैल्यू जो है वो 64 के फैक्टर्स में आए, यानी
वो उसके 64 का फैक्टर में वो जरूर चीज पड़ी हो। अब 64 के फैक्टर्स देखें क्या है, 1 है, 2 है, 64 के फैक्टर्स में 4 होगा, फिर 8 होगा, इसी तरह 16 है, 32 है, ये 64 के फैक्टर्स बनते हैं। तो हमने 9 को ऐसी वैल्यूज में ब्रेक करना है कि इनमें से कोई एक वैल्यू जरूर उसके फैक्टर्स में से हो। तो बच्चों 2 को लेने का कोई फायदा नहीं, यानी 9 को हम 2 + 7 में नहीं लिखेंगे, हमने इन वैल्यूज में से किसी कोई एक वैल्यू इन में से लेनी है। तो हम 4 भी नहीं लेंगे, 4 भी इनमें से कोई वैल्यू नहीं है, तो हम 9 को ब्रेक इसलिए 8 में कर रहे हैं, 8 + 1 में। हमने 9 को यानी ये बेस को ऐसी वैल्यूज में ब्रेक करना है कि उनमें से एक वैल्यू जरूर 64 के फैक्टर्स में से आए बने। तो वो 8 ले रहे हैं, साथ ये भी कहने हैं, बात ये भी याद रखनी है कि वो 8 जो है ये इस इधर चूंकि 8 पड़ा है इसलिए ले रहे हैं। इसका फायदा हमें होगा थोड़ी देर बाद। मैं 9 को इसलिए ब्रेक कर रहा हूं 8 में, 8 + 1 में दो बातें हैं। एक तो 8 जो है 8 64 के फैक्टर्स में पड़ा है, और 8 यहां पे भी पड़ा है। जो नंबर यहां पे होगा फिर उसी के लिहाज से वही इधर भी रिपीट करेंगे। अब आए, हमने 9 को ब्रेक किया 8 + 1 में, इस पे अब आए हम बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं। इसको A ट्रीट करेंगे और इसको B, और ये पावर जो है ये पूरी n + 1 इसको n ट्रीट करेंगे। तो n + 1 से 0, हमेशा A की पावर इनका डिफरेंस लेते हैं और B की पावर नीचे वाला नंबर। n + 1 - 1 8 की, यानी A अब 8 है, A ये है और B ये है, 8 की पावर इनका डिफरेंस, और B जो है वो 1 है, 1 की पावर 0। n + 1 से 1 8 की पावर इनका डिफरेंस, और 1 जो दूसरी टर्म है 1, 1 की पावर 1। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने कम अज कम, आप देखें मैं ज्यादातर यही काम किया करता हूं कि शुरू में 3 टर्म्स और आखिर में 3 टर्म्स, इतनी कम अज कम जरूर लिया करो, इससे सवाल बहुत अच्छा समझ आता है। लेकिन एक आध टर्म आप ना भी लें, यानी 6 टर्म की बजाय आप 5 टर्म, शुरू की 3 और आखिरी 3, टोटल 6 बन रही हैं, बीच में से ऑन, लेकिन एक आध टर्म आप मिस भी कर लें। मैं हर पार्ट में बताया करता हूं कि ये वाली टर्म आप बेशक ना भी लें तो उससे कोई फर्क या मसला नहीं बनेगा, असर नहीं पड़ेगा। तो इधर भी मैं बताऊंगा कि ये वाली टर्म आप बेशक ना भी लें तो क्वेश्चन पर असर या फर्क नहीं पड़ेगा, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। लेकिन ज्यादातर मेरा यही मशवरा है इस एक्सरसाइज में, शुरू की 3 टर्म्स और आखिरी 3 टर्म्स लो तो ज्यादा सवाल क्लियर हो जाता है, अच्छा समझ आएगा आपको खुद भी, और मार्किंग करने वाले टीचर को भी बहुत अच्छा समझ आता है। याद रखो, जब भी बच्चों आप क्वेश्चन कर रहे हो आंसर शीट पर, मेरा ये जुमला आपने अपने जहन में रख लेना है, पंजाबी में कहते हैं इसको पल्ले बांध लो मेरी इस बात को। क्या, जब भी बच्चों आप सवाल करो किसी भी पेपर में, चाहे कॉलेज का पेपर है चाहे बोर्ड का पेपर है, तो आंसर शीट पर सवाल इस तरह से परफॉर्म करो कि जैसे मार्किंग करने वाले बंदे को, देखने वाले बंदों को आप सवाल समझा रहे हो। तो सवाल जब समझाया जाता है तो और क्लियर करने के लिए और वाज़ेह करने के लिए आपको मैं जैसे इधर है ज्यादा से ज्यादा टर्म्स एक्सप्लेनेशन में लिखता हूं ताकि मैक्सिमम समझ आए। तो पेपर में अगर टाइम कम हो तो बेशक आप 6 टर्म्स की बजाय 5 टर्म भी ले लें। इधर मैं बताऊंगा कौन सी एक टर्म बेशक ना लें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर पूरे मिलेंगे। मैं बताता हूं, अब ये 3 टर्म्स मैंने यहां तक पहली 3 ये ली, अप टू सो ऑन, फिर आखिरी 3 ये ली, लेकिन कैसे ले रहा हूं, n + 1 से 1 8 पावर इनका डिफरेंस 1 पावर 1, n + 1 से 2 8 पावर इनका डिफरेंस और 1 की पावर 2 प्लस सो ऑन n + 1। आप इधर ऐसे क्वेश्चन में पहले आप आखिरी टर्म लिख लिया करो, n + 1 से n + 1 8 पावर इनका डिफरेंस, ये तो 0 हो जाएगी, 8 पावर 1 पावर n + 1। इससे अब पीछे जाना है, तो ऊपर वाले नंबर से ये नंबर जैसे जैसे पीछे जाते हैं ना, तो ये नीचे वाला नंबर एक कम होता जाता है। ऊपर तो सब में n + 1 रहेगा, लेकिन इससे पिछला नंबर फिर क्या होगा, n। यानी आपने यूं लिखना है, मैं तो डायरेक्ट ये लिख रहा होता हूं, लेकिन आपको समझ नहीं ऐसे आनी,
आप यूं किया करो कि आखिरी टर्म पहले लिखकर जब पिछली टर्म भी लिखनी हो तो आखिरी टर्म पहले लिखकर फिर उससे पिछली टर्म इस तरह से लिखा करो, इससे एक नंबर कम n, फिर इससे एक नंबर कम n-1। जैसे ये देखो 2 है तो इससे पीछे एक नंबर ये 1, फिर और पीछे जाए तो एक नंबर 0, इसी तरह से एक एक काम होता जा रहा है। तो यहां भी यही सीन हो रहा है, n+1 n+1, फिर यहां पे क्या होगा n+1 n, 8 पावर इनका डिफरेंस और 1 पावर नीचे वाला नंबर, फिर इससे पिछली टर्म लिखें, n से पीछे एक और काम करें तो क्या होगा n-1, तो n+1 ऊपर सब में तो पावर वही n जो भी पावर होती है वो सब में तमाम कॉम्बिनेशन में ऊपर तो वही पावर रहेगी n+1, लेकिन नीचे क्या यूं जाए तो एक एक नंबर बढ़ता है और पीछे हटें तो एक एक नंबर कम होता है। तो यहाँ पे फिर इस लिहाज से n+1 n-1, 8 की पावर हमेशा इनका डिफरेंस लेना है और 1 की पावर नीचे वाला नंबर ये आपने ले लिया। अब बच्चों आपको मैं ये कह रहा हूं, ये कहना चाहता हूं कि बेशक आप ये थर्ड टर्म इधर ना लें, सेकंड के बाद ये थर्ड टर्म बेशक ना भी लें, इधर से तो पिछली 3 टर्म जरूर लेनी है, आखिरी 3 टर्म जरूर लेनी है, लास्ट 3 टर्म, लेकिन इधर बेशक पहली 2 टर्म्स ले लो, ये टर्म आप ना भी लें ये वाली टर्म तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, यानी 5 टर्म यूं ले लो, पहली 2 और आखिरी 3 प्लस सो ऑन आखिरी 3। और ये -8 n -n ये कहां से आया, ये ऑलरेडी बच्चों ये जो 2 वैल्यूज पड़ी हैं ये वो वाली 2 वैल्यूज हैं, इनको तो एज इट इज हर स्टेप में हम नीचे लिखते जाएंगे, बट बाकी वैल्यू पर हमने इसको 9 को लिखा, 8+1 और बाइनोमियल थ्योरम लगाया। स्टूडेंट्स आपको ये पहले भी पता होगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये पहला कॉफिशिएंट और आखिरी कॉफिशिएंट ये हमेशा 1 होता है। कोई भी नंबर बेशक ऊपर और नीचे जब 0 होगा, 7C0 1, 8C0 1, 9C0 1, NC0 1 और NCN भी 1 होता है, यानी n+1C0 ये 1 और n+1C n+1 ये भी 1 है। इट मीन इस कॉफिशिएंट को सॉल्व करने की नहीं जरूरत है, डायरेक्ट आपने लिखा 8 पावर n+1, इस कॉफिशिएंट को भी सॉल्व करने की नहीं जरूरत है। लेकिन मैं बता लूं वैसे किसी भी नंबर के साथ जब बच्चों नीचे 1 होता है तो वो फिर n होता है, नीचे जब 0 हो तो ये 1 होता है और nC1 ये n होता है, 7C1 7, 8C1 8, 9C1 9। ये एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जब एंटी टेस्ट का लेक्चर दिया करता हूं तो उधर ये मैं बातें बताया करता हूं। बेसिकली फेडरल बोर्ड में तो आपके पास कैलकुलेटर मौजूद होता है, 7C0 अगर आपको नहीं भी पता तो आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, कोई भी नंबर है 9C0 अगर आपको कैलकुलेटर अवेलेबल है तो 9C0 आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। लेकिन वैसे मैं एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इधर भी बता रहा होता हूं, लेकिन एंटी टेस्ट में मैं जरूर उन लेक्चर में बताऊंगा इंशाल्लाह। तो जब NCN लेते हैं तो वो भी 1 है। अब फर्ज कर लो आप NC2 लेते हो, तो ये अब ट्रिक में बता रहा हूं, कितने नीचे नंबर है 2, इट मीन नीचे 2 फैक्टोरियल, ऊपर 2 फैक्टर लेने हैं, एक n और एक इससे एक कम n-1। आप चेक कर लें, अगर आप NC2 को आप NCR वाले फार्मूले से सॉल्व करो, ये मैं वैसे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, NC2 को आप NCR वाले फार्मूले से सॉल्व करो, आंसर यही आना है। ऊपर वाली चीज का ऊपर फैक्टोरियल, NCR का ये फार्मूला होता है ना n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, तो ऊपर वाली चीज का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाली चीज का नीचे फैक्टोरियल, साथ इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। मैं कंफर्मेशन आपकी कराना चाहता हूं कि यही रिजल्ट बनना, चेक कर लो। n फैक्टोरियल को अब आप लिखोगे n इंटू n-1, आगे n-2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल से कट जाएगा और नीचे ये बच्चा 2 फैक्टोरियल, ये देख लो। अब मैं फिर रिपीट करा रहा हूं, NC2 का जवाब कैसे लिखना है, नीचे 2 है तो 2 फैक्टोरियल और ऊपर n के साथ 2 फैक्टर, n समेत 2 फैक्टर, n इंटू n-1, n से पीछे जाना है। अब फर्ज कर लो मैं आपको कहूं NC3 क्या होगा, अब इस लिहाज से देखो ट्रिक, 3 फैक्टोरियल, नीचे n को शामिल करके n से पीछे 3 फैक्टर, n को शामिल करके 3 फैक्टर, जो नीचे फैक्टोरियल है उतने फैक्टर ऊपर लिखने, नीचे 2 है
2 फैक्टर, नीचे 3 है 3 फैक्टर, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, ये टोटल 3 फैक्टर ऊपर। आप चेक कर लेना, बेशक आप इसको इस फार्मूले से कंफर्म करना चाहें तो ये चीज होती है। तो बहरहाल NC0 या NCN या NC1 इनका तो डायरेक्ट जवाब है, NC0 या NCN इनका जवाब 1, NCN का जवाब n। अब NCN का जवाब भी इसी ट्रिक के लिहाज से, नीचे क्या है 1, नीचे 1 फैक्टोरियल, वो 1 नहीं होता है, और n समेत ऊपर एक फैक्टर तो वो n ही होगा। अब NC2 नीचे कितना है 2, 2 फैक्टोरियल नीचे, और n समेत 2 फैक्टर ऊपर जाना है, n से शुरू करके n को भी शामिल करना है, 2 फैक्टर पीछे, टोटल 2 फैक्टर ऊपर बनाने, तो n इंटू n माइनस 1। अब NC3 नीचे 3 फैक्टोरियल, n को शामिल करके ऊपर 3 फैक्टर लिखने हैं, n से पीछे जाना है, n माइनस 1 n माइनस 2, 3 फैक्टर बन गए, रुक जाए। इसी तरह आप NC4 लिखना चाहें तो वो भी इसी तरह से लिख सकते हैं। तरीकाकार बेसिकली इसकी प्रूफ करना चाहें तो NCR वाले फार्मूले से करना है। ये मैं वैसे एक्स्ट्रा नॉलेज बेटा दिया है, इसकी ज़रूरत इस सवाल में थोड़ी सी पढ़नी भी है, और ना भी लिखें तो कोई हरज नहीं है, इधर थोड़ी सी ज़रूरत इस फार्मूले की या इन बातों की पढ़नी है, दैट्स वाई मैंने साथ ही बता दिया। आए अब सवाल की तरफ आते हैं। मैं ये कह रहा था कि इस फैक्टर की ज़रूरत नहीं है, इस कोफिशिएंट को सॉल्व ना करो, इस कोफिशिएंट को भी सॉल्व ना करो, अप टू सो ऑन, इस कोफिशिएंट को भी सॉल्व ना करो, लेकिन आपने बच्चों इस कोफिशिएंट को सॉल्व करना है। इसकी एक वजह है जिसमें 8 पावर 1 बन रही है ना, इस कोफिशिएंट को सॉल्व करना है, इसकी एक वजह है। इस सवाल में आप याद रख लें, बाकी कोफिशिएंट्स को बेशक आप सॉल्व कर लें या ना करें, लेकिन इस कोफिशिएंट को जरूर सॉल्व करना है जिसमें 8 की पावर 1 है, ये बात याद रख लें। टाइम आपने बचाना है, बाकी कोफिशिएंट्स को सॉल्व ना करें इस सवाल में, लेकिन इस कोफिशिएंट का जवाब जरूर लिखना है जिसमें 8 पावर 1 है। अब बाकी कोफिशिएंट को भी अगर आपने लिखना हो तो इसी तरीके से जो अभी मैंने बताया है, इस कोफिशिएंट का आंसर 1, इस कोफिशिएंट का आंसर 1। अब n प्लस 1 C1 यानी n, इसका जवाब होगा n प्लस 1, जैसे अभी मैंने बोला NC1 का जवाब n है, तो इस कोफिशिएंट को सॉल्व ना करें, लेकिन अगर आपने करना हो तो इस कोफिशिएंट को या तो NCR वाले फार्मूले से कर लो, या अभी जो मैंने ट्रिक बताई थी उस मेथड से। क्या, नीचे 2 फैक्टोरियल, इस कोफिशिएंट का वैसे उस ट्रिक से बता रहा हूं जवाब, नीचे 2 फैक्टोरियल और ऊपर n प्लस 1 से शुरू करके 2 फैक्टर टोटल लिखने हैं, तो इससे प्रीवियस फैक्टर क्या होगा n, आप चेक कर लो। n प्लस 1 C2 को अगर आप NCR वाले फार्मूले से, इस फार्मूले से ओपन करो तो आप देख लेना रिजल्ट बच्चों ये बन रहा है n प्लस 1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो सेकंड ये जो था ये वाला थर्ड कोफिशिएंट, इसका ये जवाब है, लेकिन जरूरत नहीं है, आपने बच्चों सिर्फ इस कोफिशिएंट को सॉल्व करना है। तो आए सेकंड स्टेप यही है, इसका जवाब कोफिशिएंट का आंसर 1, जवाब 1, 8 पावर n प्लस 1, n प्लस 1। आप चाहें तो इस कोफिशिएंट को लिखना चाहें तो n प्लस 1 लिख लें, किसी भी नंबर के नीचे जब कॉम्बिनेशन में नीचे 1 होता है तो ऊपर वही नंबर उसका जवाब होता है। 7C1 7, 8C1 8, n प्लस 1C1, तो आंसर n प्लस 1 होगा, लेकिन मैंने जवाब नहीं लिखा, एज इट इज लिखा है। 8 पावर n, साथ 1 की कोई भी पावर हो तो वो 1 होती है। अब n प्लस 1 C2, इस कोफिशिएंट की मैंने कहा ओपन करने की नहीं जरूरत, ना इसकी ओपन करने की जरूरत है ना इसकी, सिर्फ पहला और आखिरी कोफिशिएंट वो हमें वैसे ही पता है, उसको डायरेक्ट 1 लिख दिया, और आपने जहां 8 की पावर 1 बन रही है उस कोफिशिएंट को जरूर सॉल्व करना है, एक वजह है, एक जरूरत है इसलिए। अब देखें ये n प्लस 1 C0, ये कोफिशिएंट 1 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 8 पावर n प्लस 1, 1 पावर 0, 1 की कोई भी पावर होगी, इस कोफिशिएंट को भी सॉल्व करने की नहीं जरूरत, वैसे मैंने बता दिया, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें। इस कोफिशिएंट को भी सॉल्व करने की नहीं जरूरत है, लेकिन साथ 8 की पावर n बनी, यहाँ 8 की पावर n माइनस 1 बन रही है,
प्लस सो ऑन। इस कोफिशिएंट को भी सॉल्व करने की नहीं ज़रूरत है, एज इट इज़ लिखना है, लेकिन 8 की पावर ये कट के क्या बना, 8 की पावर 2 बन रहा है। इस कोफिशिएंट को सॉल्व करना है, और कैसे सॉल्व करना है, आप इस पे बच्चों एनसीआर का फार्मूला लगाएं। ये मैंने लिखा हुआ है n+1 ऊपर वाली चीज का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाली चीज का नीचे फैक्टोरियल, साथ इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल, साथ इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो ये n से n कट गया। वो जो ट्रिक मैंने बोली थी वो नीचे जब कोई पर्टिकुलर नंबर हो ना, अभी थोड़ी देर पहले, तो उसके लिए, इसमें तो नीचे n है, तो इसमें आप यही काम कर लें, n प्लस ऊपर वाली चीज का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाली चीज का नीचे फैक्टोरियल, साथ डिफरेंस का फैक्टोरियल। अब आपने इसको इस तक पीछे लेकर जाना है, n+1, ये देखें n+1 साथ n फैक्टोरियल, और ये n फैक्टोरियल से कट गया। ये मैंने अगला स्टेप सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की थी, n+1 का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। और अब इसको और इसको देखें, 1 फैक्टोरियल तो 1 है, इसको n तक ले जाकर काटना है। तो ये इसका जवाब है n+1। तो ये बच्चों n+1 मैंने लिखा है, इसका ये जो है n+1 इसका जवाब n+1 है। साथ ये साइड पर ये वाली रीजन जरूर दे लेना। और ये 1 कोफिशिएंट है, बताया था जो नंबर ऊपर वही नीचे हो तो फिर कॉम्बिनेशन में उसका जवाब 1 होता है। और ये टोटल सारी चीज ये 1 है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, और साथ ये लिखा। सिर्फ आपने एक कोफिशिएंट को लिखना है, जवाब किसका, जिसकी में 8 पावर 1 है, 8 आ रहा है, उस कोफिशिएंट को, और पहला और आखिरी कोफिशिएंट तो अंडरस्टूड है, वो 1 है। असल में बच्चों यही डिस्कशन थी, अब सवाल खत्म हो चुका है, और जो बातें मैंने की हैं उन बातों को भी ना देखें। इन शॉर्ट इसमें सिर्फ एक बात इतनी याद रख लें कि इस क्वेश्चन के अंदर जिसमें 8 पावर 1 बचती है या बनती है, सिर्फ उस कोफिशिएंट को सॉल्व करना है जिसमें 8 पावर 1 है। बाकी सारी बहस या डिस्कशन को छोड़ दें। ये तो सिर्फ अच्छे स्टूडेंट जिसने एनईटी का एंटी टेस्ट पास करना हो उसके लिए मैं यहाँ पे ये थोड़ी देर पहले जो बातें मैंने बताई थी वो वाली हैं, तो उनकी ज़रूरत इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अभी कमिंग डेज में मैं एंटी टेस्ट की क्लासेस भी इंशाल्लाह ताला एनईटी के लिए और बाकी दीगर यूनिवर्सिटीज़ के लिए शुरू करूँगा एंटी टेस्ट की क्लासेस इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक खैर रखे, तो उधर ये चीज़ें मैं ज़रूर बताया करता हूँ। तो यहाँ से अब अगला स्टेप ये है 8 पावर n+1, इस कोफिशिएंट को ना छेड़ो, इस कोफिशिएंट को ना छेड़ो, एज इट इज़ इसका अप टू सो ऑन, इस कोफिशिएंट को भी नहीं छेड़ना। जस्ट ये जिसको हमने ये लिखा ये वाला कोफिशिएंट, इसको 8 के साथ अंदर मल्टीप्लाई किया और सॉल्व करना है। ये बच्चों काटेगी वैल्यू चेक कर लें, 8 + 1 9, ये -9 से ये दोनों मिलकर कट गए। हमने सिर्फ इस सवाल में n+1 यानी इस कोफिशिएंट को सॉल्व करना है जहां 8 पावर 1 है, और इस कोफिशिएंट को कैसे सॉल्व करना है, एनसीआर का फार्मूला लगाकर। ये बात मैंने शौकिया तौर पर, आप जैसे कुछ बच्चों को शौक होता है, तो ये सेकंड लास्ट जो कोफिशिएंट है मैंने कहा अगर इसका जवाब भी लिखना हो तो ये बन रहा है, इसकी जरूरत नहीं है इस कोफिशिएंट की। सिर्फ मैं कुछ बच्चों का एंड पे ये जो कोफिशिएंट एंड पे बचेगा n+1 इसका जवाब मैंने लिखा है, इसका एक मकसद है, लेकिन इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। इस कोफिशिएंट का जवाब मैंने लिखा है, इसकी ज़रूरत नहीं होगी, वेट करें। यहाँ पर आए बच्चों, ये कट गया, हमारे पास ये चीज़ वैल्यू बनी है। अब बड़ा बेहतरीन जुमला देने लगा हूँ आपको, बताने लगा हूँ, बड़ा कीमती जुमला है। हमने इस सवाल में ये शो करना था कि ये पूरी वैल्यू डिविजिबल बाय 64 है। जरा गौर से सुनना, और मैंने थोड़ी देर पहले 64 के फैक्टर्स बताए थे, उनमें 8 भी था। गौर करें बच्चों, इधर से सुनना है बातों को, इधर से देखना है। इन तमाम टर्म में इधर से आए तो 8 की पावर यहाँ 2 है, आगे जाएंगे तो 8 की पावर 3 होगी, फिर और आगे जाएं 8 की पावर 4 है, इस तरह से इधर आते जाएं तो 8 की पावर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ये a है और ये b है। तो शुरू में a की पावर टोटल n+1, फिर a की पावर, आप इधर से देखें तो a की पावर यानी a 8 है, a की पावर कम होती जा रही है, लेकिन इधर से देखें तो a की पावर बढ़ती जाएंगी। a यहां पे बच्चों 8 है,
ए की पावर ऐसे जाएं तो ए की पावर्स कम होती जा रही हैं, n+1 n-1 इस तरह से। अगर इधर से देखेंगे तो फिर ए की पावर्स बढ़ती जा रही हैं, ए यहाँ 8 है, 8 की पावर 2, आगे जाहिर है 8 की पावर 3 होगी, फिर 8 की पावर 4 होगी, इस तरह से। ये देख लेना, ऐसे जाएं तो ए की पावर्स कम होती जा रही हैं और बी की पावर बढ़ती जा रही है। यूं रिवर्स आए तो ए की पावर बढ़ती जाएंगी, बी की पावर्स कम होती जाएंगी। यूं जाए तो ए की पावर्स कम होती जाएंगी, अब मैं सिर्फ ए बोलता हूं, बी नहीं बोलता हूं। यूं जाए तो ए की पावर्स कम होती जाएंगी और यूं जाए तो ए की पावर बढ़ती जाएंगी। ये देखो ए की पावर n-1, आगे जाए तो ए की पावर n है, ए यहां पे 8 है। यूं जाए तो 8 की पावर्स कम होती जा रही हैं, लेकिन यूं वापस आए तो 8 की पावर ज्यादा होती जा रही है। इट मीन यहां 8 की पावर 2 है, तो यहां जरूर अगली टर्म ऐसी है जिसमें 8 की पावर 3 है। फिर अगली टर्म में क्या होगा, 8 की पावर 4। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम इस वक्त ऐसे एक्सप्रेशन पर, ऐसी वैल्यू पर आकर रुक गए हैं, खड़े हैं, जहां 8 की ये पावर्स होंगी, 8 की ऐसे पावर्स होंगी, 8 पावर 2, 8 पावर 3, 8 पावर 4 अप टू सो ऑन 8 पावर n, 8 पावर n+1, इस तरह से। इट मीन जुमला सुनना है, हर टर्म में 8 स्क्वायर पड़ा है, हर टर्म में 8 स्क्वायर पड़ा है। सबसे छोटी 8 की 2 पावर है, फिर 8 की पावर 3, फिर 8 की पावर 4, फिर 8 की पावर, इस तरह से n+1। हर टर्म में 8 स्क्वायर पड़ा है। दैट्स वाई 8 स्क्वायर कॉमन लेने लगा हूं। अब जो अच्छा स्टूडेंट है उसको समझ आ गई है, डिविजिबल बाई 64, 8 स्क्वायर कॉमन लिया, हर टर्म में 8 स्क्वायर पड़ा है, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, इस तरह से। इधर आए तो 8 की पावर, पीछे जाए तो 8 की पावर बढ़ती जा रही है। ये 2, 8 की पावर 1 वाली टर्म कट छट गई है ना, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4 अप टू सो ऑन 8 की पावर n+1 तक। हर टर्म में 8 स्क्वायर पड़ा है, 8 स्क्वायर लिया कॉमन। जब हम बच्चों कोई चीज कॉमन लेते हैं तो वो अंदर वाली वैल्यूज को डिवाइड करती है। जब हम कोई चीज कॉमन लेते हैं, फर्ज करो x² y प्लस x है, और मैंने बच्चों यहां से x लिया कॉमन, तो x इसको भी डिवाइड कर रहा है और x इसको भी डिवाइड कर रहा है। हम लोग ये स्टेप नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट यूं लिख देते हैं, इधर बना बच्चा xy+1, लेकिन एक्चुअल में ये चीज होती है, जो चीज हम कॉमन लेते हैं वो अंदर हर टर्म को डिवाइड होती है और बाहर मल्टीप्लाई होती है। यूं याद रख लें, जब हम कोई चीज कॉमन लेते हैं तो बाहर मल्टीप्लाई होती है और अंदर क्या होती है, डिवाइड होती है। ये देखो ना, 4x+16 है, मैं 4 ले रहा हूं कॉमन, इट मीन 4 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर सबको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इधर से मैंने 8 स्क्वायर लिया कॉमन, 8 स्क्वायर बाहर मल्टीप्लाई होगा, अंदर हर टर्म को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। पहले आप इधर से देख लें, आखिरी टर्म में देख लें, आखिरी टर्म में सिर्फ ये चीज बचेगी। और ये क्या है, मैंने समझाने के लिए इसकी वैल्यू भी लिख दी है, सिर्फ समझाने के लिए कि ये जो आखिरी कोफिशिएंट है ना, ये 8 स्क्वायर का, ये इतनी चीज है, ये चीज है, ये इतनी चीज है, ये चीज है। इसको आप देख लेना, n+1c n-1, तो इस पर NCR का फार्मूला लगाएं। अभी मैंने इधर मिटा दिया, ऊपर वाली चीज का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाली चीज का नीचे फैक्टोरियल, फिर इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। n से n कट गया, नीचे 2 फैक्टोरियल है। अब इसको ओपन करें, n+1, उससे एक कम n, फिर उससे एक कम n-1 फैक्टोरियल, ये इससे कट गया, तो ये n+1 इंटू n, नीचे 2 फैक्टोरियल। बेसिकली ये चीज किसके इक्वल है, n+1 इंटू n, नीचे 2 फैक्टोरियल। लेकिन इसको इसके बराबर लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ दिखा दिया कि ये चीज बेसिकली ये है, जरूरत नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि किसी बच्चे को शौक अगर हुआ तो वो इसका जवाब लिख ले, लेकिन जरूरत नहीं है। पूछ भी सकता था ना मुझसे, उसके ज़हन में ये सवाल पैदा हो सकता था, तो मैंने पहले ही जवाब दे दिया। इधर से देखें, अब ये कोफिशिएंट बच्चा, आगे आए, इसको 8 स्क्वायर पे डिवाइड करें तो ऊपर जाके ये क्या बनेगी, n-3 पावर
इसको 8 स्क्वायर पे डिवाइड करें, जो चीज कॉमन ली है इट मीन वो अंदर हर टर्म को क्या करिए, डिवाइड करें। तो 8 पावर n-2, इसको 8 स्क्वायर पे डिवाइड करें, 8 स्क्वायर पे, तो n-1 जवाब बचेगा। 8 स्क्वायर पे डिवाइड करें ना 8 स्क्वायर पे, तो ऊपर जाके n+1 -2, ये जवाब बना। हर टर्म को 8 स्क्वायर पे डिवाइड किया, बाहर 8 स्क्वायर कॉमन लिया। सर आपने 8 स्क्वायर बाहर क्यों कॉमन लिया, वजह यस 64 बनाना है। कोई चीज अगर 64 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, 64 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये सारी चीज, ये टोटल एक्सप्रेशन इट इज मल्टीपल ऑफ 64। ये टोटल एक्सप्रेशन क्या है, इट इज मल्टीपल ऑफ 64, लिहाजा ये 64 पर डिवाइड भी हो जाएगी, डिविजिबल बाय 64, यही मकसद। सो इट विल बी डेफिनेटली डिविजिबल बाय 64। अगर 64 से ये मल्टीप्लाई हो रही है, इट इज मल्टीपल ऑफ 64, इट विल बी डेफिनेटली डिविजिबल बाय 64। तो यहां बच्चों इस सवाल का बेसिक कंसेप्ट ये था। बाकी आप देख लें, मैंने जो थोड़ी देर पहले बीच में काफी डिटेल में चीजें बताई हैं, आप उस पर अगर नहीं जाना चाहते ना जाएं, कोई मसला नहीं है। सिंपल आपने क्या करना है, 9 को 8 + 1 में ब्रेक करना है, वो भी मैं वजह बता चुका हूँ। बाइनोमियल थ्योरम लगाएं, इसमें सिर्फ आपने पहली 2 और आखिरी 3 टर्म्स लिखनी है, और जिसमें 8 की पावर 1 बन रही है, सिर्फ उस कोफिशिएंट को आपने एनसीआर वाले फार्मूले से ओपन करना है। ये बनेगा n × n+1, तो ये आपका ये कट जाएगा, n+1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, तो n+1 बचा। इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर लें, ये आगे मजीद कट जाएगा। सब में से बाकियों में से 8 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आपका 64 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, डिविजिबल बाय 64, मल्टीपल ऑफ 64, इट इज डिविजिबल बाय 64, हेंस ये आपका सॉल्व। क्वेश्चन 13 है, शो दैट 6n+3 6 पावर n+3 -8n -6 इज डिविजिबल बाय 6। स्टूडेंट्स एक तो करेक्शन कर लें, यहाँ पे ये 18 है, -8n नहीं है, -18n है, -6 इज डिविजिबल बाय 6। यही चीज लेंगे, ये बड़ा आसान सवाल हो गया है। इसको बाय मैथमेटिकल इंडक्शन से भी कराया जा सकता है, लेकिन इस वक्त हम इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। देखें ये हर टर्म में 6 पड़ा है, हर टर्म में 6 पड़ा है, तो डिविजिबल बाय 6 करना है, तो हर टर्म में 6 है तो 6 कॉमन ले लो। जब भी कोई चीज कॉमन लेते हैं तो वो अंदर हर टर्म को क्या है, डिवाइड करती है, अभी मैंने बताया था। तो ये जब 6 इसको डिवाइड करेगा तो ऊपर जाके 6 पावर n+2 रह जाएगी, इसको 6 डिवाइड करेगा तो -3n, और ये -1 है। अब ये 6 हर टर्म में पड़ा था, 6 हमने कॉमन ले लिया, आगे वही जुमला, इट होल एक्सप्रेशन क्लियरली इट इज मल्टीपल ऑफ 6, सो इट विल बी डेफिनेटली डिविजिबल बाय 6। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा सवाल कि ये जो है ये किस नंबर पर डिविजिबल है। नीचे ऑप्शन होगा 6, 8, 9, 10 इस तरह से, तो ये 6 पर डिविजिबल है। स्टूडेंट्स यही सवाल वो देना चाहे तो 3 पे भी डिविजिबल कह सकते हैं, 3 कॉमन निकल रहा है, 2 पे भी डिविजिबल है कह सकते हैं। तो यूं भी सवाल हो सकता है कि इट इज डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 2, आखिरी ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज, तो फिर ऑल ऑफ दीज भी हो सही होगा। यानी इसमें से 2 भी कॉमन लिया जा सकता है, इसमें से 3 भी बाहर कॉमन लिया जा सकता है, इसमें 6 भी, क्योंकि 6 के जो फैक्टर्स हैं वो 2, 3 हैं। तो अगर ये 6 पे डिविजिबल है तो ऑटोमेटिकली ये 2 और 3 पे भी डिविजिबल है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये MCQ बनकर आ सकता है। बहुत छोटा सवाल है, इसलिए ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन के सेंस में तो नहीं आ सकता। क्वेश्चन 12 है, इफ a एंड b आर डिस्टिंक्ट इंटीजर, ये कोई 2 मुख्तलिफ इंटीजर्स हैं, देन प्रूव दैट a minus b is factor of an minus bn where n is positive integer। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 11 में भी ये वाली स्टेटमेंट इतनी थी कि n is positive integer। पॉजिटिव इंटीजर से मुराद नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर का दूसरा मतलब या
मीनिंग क्या है, नेचुरल नंबर। तो उधर भी हमने पावर चूंकि नेचुरल नंबर की फॉर्म में थी तो बाइनोमियल थ्योरम लगाया था क्वेश्चन 11 में। इधर भी हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, लेकिन यहां पे हमने थोड़ा सा इसमें टेक्निकली एक स्पेसिफिकली एक खास स्टेप लेकर चलना है, तब हमने बाइनोमियल थ्योरम लगाना। क्या आपने जस्ट ये ए को, ये जो ए है ना, बेस में ए है, इसमें आपने माइनस बी प्लस बी करना है। ए के साथ बेस में, बेस ए में आपने माइनस बी प्लस बी करना है, पहले माइनस बी करना है। वजह क्या है बच्चों, थोड़ी देर बाद मैंने ये बताऊंगा कि ए माइनस बी बनाने के लिए हमने, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ए माइनस बी बनाने के लिए ये हम काम करें। तो माइनस बी, पहले बी सब्ट्रैक्ट किया फिर ऐड किया, तो इतनी चीज अलग और इतनी चीज अलग, इसको आप समझ करना ए और इसको आप बी समझ कर इस पूरी चीज पर बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। बी एन हर स्टेप के साथ वैसे ही आता रहेगा, ये वाला माइनस बी एन। इस हिस्से पर हम क्या लगाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम। अभी बच्चों मैंने 11 क्वेश्चन में बाइनोमियल थ्योरम ऊपर साइड पर लिखकर समझाया था, ए प्लस बी होल पावर एन, एन सी जीरो, ए पावर एन माइनस जीरो, बी पावर जीरो। तो यहाँ ए की जगह ए माइनस बी है, ए माइनस बी पर इन दोनों का डिफरेंस और बी की पावर नीचे वाला नंबर, एन सी वन, ए माइनस बी पे इनका डिफरेंस और बी की पावर नीचे वाला नंबर, ये बी दूसरी चीज, ये बी बी ही, ए माइनस बी फार्मूले में बी बी। ये जो फार्मूला ना, एन सी जीरो, ए पावर एन माइनस जीरो, बी पावर जीरो, एन सी वन, ए पावर एन माइनस वन, बी पावर वन, अप टू सो ऑन। बाइनोमियल थ्योरम है ए पावर एन माइनस एन, बी पावर एन। तो ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं हम। एन लास्ट टर्म एन सी एन, ए माइनस बी पे पावर इन दोनों का डिफरेंस हो और बी की पावर नीचे वाला ना, लास्ट टर्म लिखकर फिर आपने इससे पिछली टर्म ये भी एक लिखनी है। तो इसमें थर्ड लास्ट टर्म ना लिखें, इधर मैंने पहली 3 टर्म्स लिखी हैं और इधर आखिरी 2 लिखी हैं। थर्ड लास्ट टर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं, इससे पिछली टर्म उसी तरह से आपने, जैसे मैंने 11 क्वेश्चन में बताया था, पीछे जाएं तो ये n माइनस वन है, a माइनस बी, इन दोनों का डिफरेंस ले लें और b की पावर नीचे वाला नंबर। तो एन सी एन, ए माइनस बी पावर इनका डिफरेंस और b पावर नीचे वाला नंबर, और माइनस बी एन एज इट इज लिखा। आगे बच्चों इसको जस्ट आप ब्रैकेट हटा दें, पहला कॉफिशेंट और आखिरी कॉफिशेंट ये 1 होता है, सिर्फ इन 2 की वैल्यू लिखें और किसी की वैल्यू न लिखें। ए माइनस बी होल पावर एन लेफ्ट पे, अब लेफ्ट पे बेसिकली ये चीज है जिसको आगे हमने थोड़ा सा सॉल्व करके फार्मूला बनाया। तो लेफ्ट वाली चीज एज इट इज ए एन माइनस बी एन, राइट पे पहला और आखिरी कॉफिशेंट ये 1 1 है, बाकी एज इट इज मैंने लिखा है और कुछ भी नहीं किया। ये देखो इसका कॉफिशेंट 1 और ये यहाँ पे कॉफिशेंट 1, बाकी एज इट इज लिखा है, कुछ भी नहीं किया, और बी पावर एन। तो थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई दूसरे लफ्जों में कह लें, ये यूं किया, ए माइनस बी पावर एन, ए माइनस बी पावर एन माइनस वन, कुछ भी नहीं किया, बाकी सारा एज इट इज। आप गौर करें, ये बी एन और ये माइनस बी एन प्लस बी एन कट गए, बाकी जो चीज बची वो लिख ली। गौर करें अब जाकर, जैसे 11 क्वेश्चन में हर टर्म में ए माइनस बी पड़ा था, हर टर्म में 8 का स्क्वायर पड़ा था, यानी जिस पर वो चीज डिविजिबल है ना, 64 बनाना था, तो उधर हमने 8 स्क्वायर कॉमन लिया, इधर हमने ए माइनस बी हर टर्म में कॉमन लेना है, ए माइनस बी। लेकिन इधर डिविजिबल वाली बात नहीं, इधर फैक्टर वाली बात है, तो वो भी वही बात ही होती है, फैक्टर या डिविजिबल वाली बात एक ही है ऑलमोस्ट। मैं अभी बताता हूँ, समझाता हूँ। तो इधर हर टर्म में ए माइनस बी पड़ा हुआ है, सिर्फ ए माइनस बी की पावर 1, इतनी चीज कॉमन लेनी है, ए माइनस बी पावर 1 कॉमन ले। जब भी कोई चीज कॉमन लेते हैं तो वो अंदर हर टर्म को क्या करती है, डिवाइड करती है। तो ए माइनस बी इसको भी डिवाइड करेगा, तो ये ए माइनस बी होल पावर एन माइनस वन, ये पावर 1 ऊपर जाकर -1 बन जाएगी। ए माइनस बी इसको भी डिवाइड करेगा। ये बात मैं कई बार बता चुका हूं अभी कि जब भी कोई चीज कॉमन लेते हैं तो वो अंदर हर टर्म को क्या करती है, डिवाइड करती है। तो ये ए माइनस बी सब में से कॉमन लिया, ये चीज बन गई आपकी। अब बच्चों जरा जुमले सुनने हैं मेरे, 1-2 जुमले बड़े कीमती हैं। लेफ्ट पे है ए एन माइनस बी एन, तो गौर कीजिएगा जुमला, ए एन माइनस बी एन इज,
इक्वल का मतलब है इज, ए एन माइनस बी एन इज मल्टीपल ऑफ ए माइनस बी, ये इसका मल्टीपल है। और जब कोई चीज, सुनना जुमला, जब कोई चीज दो या दो से ज्यादा वैल्यूज के मल्टीपल से बने, तो वो जो राइट साइड पर मल्टीपल होते हैं, जो मल्टीप्लाई का कर होकर कोई वैल्यू बना रहे होते हैं, तो वो मल्टीपल उसके जरूर फैक्टर्स होते हैं। फिर रिपीट करूं, जब कोई वैल्यू, ये वाली वैल्यू जैसे है, जब कोई वैल्यू दो या दो से ज्यादा वैल्यूज के, इसमें अब फर्ज कर लो एक ये वैल्यू और एक ये सारी वैल्यू है, दो या दो से ज्यादा वैल्यूज के मल्टीप्लाई होने से बने कोई रिजल्ट, दो या दो से ज्यादा वैल्यूज के मल्टीप्लाई होने से बने, तो वो वैल्यू जरूर उनके क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। ये देखो 15, लेट में ये लिख रहा हूं, तो 15 जो है, जब कोई वैल्यू दो या दो से ज्यादा वैल्यूज के मल्टीप्लाई होने से बने, तो वो जो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वो उसके क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। तो इस लिहाज से फिर ये a माइनस बी इसका क्या होगा, हमें इसके बारे में कहने की कोई जरूरत नहीं, हम अपनी सिर्फ रिक्वायर्ड या डिजायर्ड बात पर ही आएंगे, हमें तो सिर्फ इतनी बात बोलनी या कहनी है। सो a माइनस बी जो है ये इसका क्या है, फैक्टर है, क्योंकि ये चीज इसके मल्टीपल से बनी है। a n माइनस बी एन इज मल्टीपल ऑफ a माइनस बी, सो a माइनस बी फिर जरूर इसका क्या है, फैक्टर है। वजह वही बात जो अभी मैंने की है, जब कोई चीज, कोई रिजल्ट कुछ वैल्यूज के मल्टीप्लाई होने से बने, तो वो जो इधर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वो फिर उनमें से दोनों या जो भी है वो उसके क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। दोनों भी होते हैं, जितने भी हों वो उसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स होते हैं। तो ये इसी तरह से ये बात है। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं n को बच्चों 2 ले लूं यहां समझाने के लिए, तो ये होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप कहोगे कि a माइनस बी इसका क्या है, फैक्टर है, क्योंकि इसके फैक्टर्स में ये चीज पड़ी है। तो ये जब मल्टीप्लाई हो रही है तो ये जरूर उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। a प्लस बी भी फैक्टर और a माइनस बी भी फैक्टर। फिलहाल हम a माइनस बी की बात कर रहे हैं। तो जब कुछ नंबर मल्टीप्लाई होकर कोई वैल्यू या रिजल्ट बना रहे होते हैं, तो वो नंबर्स उस वैल्यू के क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a n माइनस बी एन। पहले हम इसी के बाद नीचे कहते थे सो a n माइनस बी एन इज डिविजिबल बाई a माइनस बी। अगर सवाल डिविजिबल का होता था, पहले हम डिविजिबल की बात कर रहे हैं, लेकिन इधर हम अब क्या कहेंगे, a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a n माइनस बी एन। दूसरी बात, अगर डिविजिबल कोई चीज हो, आप ये भी कह सकते हैं a n माइनस बी एन, इसके नीचे a n माइनस बी एन इसके नीचे लिख सकते हैं a n माइनस बी एन इज डिविजिबल बाई a माइनस बी, सो a माइनस बी इज फैक्टर ऑफ a n माइनस बी एन। यानी दूसरी बात इधर ये लिखकर फिर ये तीसरी बात लिख लें, ये आपकी मर्जी है। जो अंदर अब मैं बात बोल रहा हूं यहां ये लिखें या ना लिखें, क्या इसके नीचे लिख सकते हैं सो a n माइनस बी एन इज डिविजिबल बाई a माइनस बी, Hence a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a n माइनस बी। कोई चीज डिविजिबल से मुराद पूरा पूरा डिवाइड हो जाती है। कोई चीज किसी नंबर पर अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रही होती है तो उधर इट मीन रिमाइंडर क्या होता है, जीरो। जब रिमाइंडर जीरो होता है तो वो फैक्टर थ्योरम की मदद से आप कह सकते हैं कि वो वाली चीज फिर क्या है, उसका फैक्टर कहलाती है। कोई चीज जब किसी को पूरा पूरा डिवाइड कर रही होती है तो उधर रिमाइंडर जीरो होता है। रिमाइंडर जीरो होने की वजह से वो फिर उसका क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। तो आपकी मर्जी है, बीच में यहां ये सेंटेंस लिखना चाहें तो लिख लें सो a n माइनस बी एन इज डिविजिबल बाई a माइनस बी, hence a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a n माइनस बी एन। लेकिन मल्टीपल हो तो भी वो फैक्टर ही होती है। जब कोई चीज किसी का मल्टीपल हो तो वो वैल्यू फिर जरूर उसका क्या होती है, फैक्टर ही होती है। दैट्स वाई मैंने बीच वाली स्टेटमेंट नहीं लिखी, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये बात और बेहतर और कंप्लीट हो जाएगी, लिख लें बल्कि। सो this implies that a n minus b n is divisible by a minus b, hence
a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a n माइनस बी एन। ये बात कंप्लीट होगी। अब बच्चों इसी सवाल को मैं एक अलजब्रिक फार्मूला से भी करा देता हूं, लेकिन बेहतर यही है कि आप बाइनोमियल थ्योरम से ही करें, क्योंकि अलजब्रिक फार्मूला से फिर क्या पता नंबर मिले या ना मिले, लेकिन हो जाता है। मैं सिर्फ आपका कंसेप्ट देने के लिए, क्लियर करने के लिए इसको उस फार्मूले से भी करा देता हूँ। और यही सवाल मैथमेटिकल इंडक्शन से इंशाल्लाह मैं कराऊंगा, जब मैं एक्सरसाइज 7.1 कराऊंगा तो उसके बाद। स्टूडेंट्स मैं आपको इस फार्मूले से तो ये करा रहा हूँ, ए एन माइनस बी एन का ये फार्मूला बन रहा है, लेकिन बेहतर यही है कि आपने बाइनोमियल थ्योरम से करना है, सिर्फ आपकी कंफर्मेशन हो जाए कि ये यूं भी बन सकता है या हो सकता है। यानी इसके अंदर कंफर्मेशन मैंने आपकी ये करानी कि ए माइनस बी इसका फैक्टर ज़रूर है। कैसे देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें पता है ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ये ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप इसके अंदर जो लॉजिक या जो इसके अंदर सीन चल रहा है उस सीन को समझते हुए, उस सीन को देखते हुए अगली पावर्स के साथ भी फार्मूला बना सकते हैं। क्या, ये देखें 2 पावर के लिए ये फार्मूला है, 3 पावर के लिए ये है, 4 के लिए क्या होगा, जरा गौर कीजिएगा। सबके साथ बाहर ए माइनस बी आ रहा है, सबके साथ, और अंदर ब्रैकेट में क्या है, अंदर ब्रैकेट में बच्चों जो ये पावर है ए की यहां उससे एक लेस लेनी है, और बी की पावर साथ 0 समझें, बी की पावर कोई नहीं है, मतलब बी की पावर 0 है। अब ए की एक पावर घटाएं, कम करें, और बी की एक बढ़ाएं, जो बाइनोमियल थ्योरम में सीन होता है। क्या, ए की पावर 2 है तो इसके बाद ए की एक पावर कम करें, लेकिन b की पावर 0 है तो आगे b की पावर क्या हो जाएगी, 1। अब a की फिर एक पावर घटाएं, a की पावर 0 हो जाएगी, और b की बढ़ाएं, ज्यादा करें तो b की पावर 2 है। और रुकना कहां पर है, जितनी यहां a की पावर है उतनी ही पावर पर जाकर रुक जाना है। क्यों, क्या मतलब, अंदर बच्चों हमेशा यहां जो पावर होगी वो इससे एक लेस होगी। हर टर्म की जो अंदर डिग्री है, यहां ये ब्रैकेट में जो पावर या डिग्री है हर टर्म की, इससे एक लेस है। यानी इस टर्म की डिग्री 2, इस टोटल टर्म की डिग्री 2, इस टर्म की डिग्री 2। डिग्री से मुराद बच्चों फर्ज कर लो ये एक टर्म है, इस टर्म की डिग्री 3 है। तो इधर देखें, इधर भी यही बात है, हर टर्म की डिग्री 3 होगी, इससे एक लेस। जो इधर पावर है, इधर हर टर्म की डिग्री या पावर उससे एक लेस होगी। अब ये देखें, इस लाज से a4 माइनस b4, बाहर a माइनस बी, अंदर अब इससे एक लेस पावर रखनी है, a की पावर 3, 3 है तो 2, 4 है तो 3। अब a की एक पावर कम करें, b की बढ़ा दें, 2 और b पावर 1। इससे अब आगे चलें, a की एक पावर कम करें, b की बढ़ा दें। यहां b की पावर 0 है तो हमेशा जो यहां पावर है, इधर सेकंड ब्रैकेट में, ये फर्स्ट ब्रैकेट और ये सेकंड ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में हमेशा इससे एक कम पावर रख लें। 4 है तो 3 पावर। अब a की एक पावर घटाएं और b की बढ़ाएं, और b की पावर 3 पे जाकर रुक जाएं। इस लाज से अब ये देखें, इधर a माइनस बी तो फिर जरूर होगा, लेकिन सेकंड ब्रैकेट में a के अंदर क्या होगा, इससे एक लेस पावर रखेंगे, a पावर n माइनस 1। अब a की एक एक पावर घटाते जाएं और b की बढ़ाते जाएं, अप टू सो ऑन करके जो यहां a की पावर है हमेशा आखिर में b की क्या पावर होगी, वही होगी जो इधर है। तो यहां हमेशा आगे चूंकि n का पता नहीं है, सो ऑन 2-3 टर्म लिखकर ब्रैकेट में सो ऑन करके b की पावर क्या लिखनी है, वही पावर जो इधर है, n माइनस 1। इधर 3 है तो b की पावर 3, इधर 2 है तो b की पावर 2। अब ये आपका फार्मूला बन गया a पावर n माइनस b पावर n का ये फार्मूला। लेकिन ये 3-4 फार्मूले लिखकर आगे सो ऑन का मतलब अब हम इससे जनरलाइज करें। अब रुक जाओ, ये ए एन माइनस बी एन का ये फार्मूला बन गया, लेकिन ए एन माइनस बी एन वही स्टेटमेंट जो उधर आखिर में मैंने दी थी, ए एन माइनस बी एन इज मल्टीपल ऑफ ए माइनस बी।
सो ए एन माइनस बी एन इज डिविजिबल बाई ए माइनस बी। इधर वो मैंने तीसरी स्टेटमेंट अंदर लिख के दिए कि ताकि बच्चे, हैंस जो चीज डिविजिबल होती है किसी नंबर से, वो फिर डिवाइजर उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ ए एन माइनस बी एन। डिविजिबल से मुराद पूरा पूरा डिवाइड होना, रिमाइंडर 0 है। लेकिन मेरा मशवरा है आप इससे करें ना, ये अलजब्रिक फार्मूले से, फार्मूला तो इसका यही बनता है, लेकिन चूंकि ये एक्सरसाइज बाइनोमियल थ्योरम की एप्लीकेशन से रिलेटेड है, दैट्स वाई इसको बाइनोमियल थ्योरम से ही करें। तो जो लास्ट क्वेश्चन है 13, वो जल्दी हो रहा है, बाइनोमियल थ्योरम के बगैर हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन 11 या 12 दोनों में बाइनोमियल थ्योरम लग रहा है। और तरीकाकार क्या है, जो चीज हमने डिविजिबल के लिए या फैक्टर के लिए बनानी है, क्योंकि क्वेश्चन 11 में डिविजिबल बाई 64 है, इधर फैक्टर है a माइनस बी, तो जो चीज हमने डिविजिबल या फैक्टर के लिए बनानी है वही चीज बाहर बनानी है, बाहर कॉमन बनानी है, लेनी है। तो 11 क्वेश्चन में 8 का स्क्वायर बाहर कॉमन आया था, इस क्वेश्चन में a माइनस बी बाहर कॉमन आ रहा है। और जो पावर है वो नेचुरल नंबर है, क्वेश्चन में कहा गया कि पावर जो है n जो है ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो पावर से हमें कोई सरोकार नहीं। हर टर्म में उधर 8 का स्क्वायर पड़ा था, और इधर जो अभी मैंने बाइनोमियल थ्योरम से ये क्वेश्चन कराया है, इसमें हर टर्म में क्या पड़ा है, a माइनस बी पड़ा है। तो उधर 8 स्क्वायर कॉमन लिया और इधर a माइनस बी कॉमन लिया। बेहतर है आपने बाइनोमियल थ्योरम से करना। और मैंने बेटा ये हर एंगल से आपको तमाम क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जब लिया तो उसको हर एंगल से बात को कवर किया। 7.4 एक्सरसाइज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई।